हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये पार्ट देखें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ टुडे। आज का हमारे टॉपिक्स हैं, हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देखेंगे कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम्स में। हम उनको ब्रीफली रीड करेंगे, इतना ताकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर अप हो जाए। सो आइए हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, विच इज़ इलास्टिसिटी। इट सेज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which it regains its original dimension during unloading is called elasticity and the material is therefore called elastic. अगर हम मटेरियल को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेच करते हैं एंड देन वी रिलीज इट, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। आगे स्टार मार्क करके लिखा है, अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज सेम irrespective of stresses being tensile or compressive. This is important. Why we assume this? Because modulus of elasticity in tension and compression and Poisson's ratio. Poisson's ratio क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज में ही। are assumed same in tension as well as compression. ये पॉइंट आप याद रखें। Let's move on to our next property, which is plasticity. It says the characteristic of a material by which it undergoes inelastic strain beyond the strain at elastic limit. अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करके मटेरियल को एनफोर्स करते हैं टू मूव इनटू द प्लास्टिक रीजन, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्लास्टिक रीजन देखा था, अगर मटेरियल का स्ट्रेस उस प्लास्टिक रीजन तक पहुंच जाता है देन इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट बिकम्स प्लास्टिक. Plastic means it will not regain its original position. Next property देखते हैं हम, ductility and malleability. ये प्रॉपर्टी मैंने व्यूअर्स के लिए छोड़ी है, आप बच्चों के लिए छोड़िए। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि malleability और ductility क्या होती है। बहुत ही फेमिलियर हैं हम इस चीज़ से, पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड प्लीज़ वो ड्रॉन इनटू वायर्स और शीट्स वाली डेफिनेशन मत दीजिएगा, वो 8th स्टैंडर्ड वाले देते हैं, थोड़ी इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अनीलिंग। अनीलिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे हम एक किसी मटेरियल की डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को रीगेन कर सकते हैं। ड्यू टू सम वर्क अगर डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है देन वी हीट आउट द मटेरियल टू इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर सो दैट इट्स डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी आर रीगेन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रीप। क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहले हम देखते हैं क्रीप एक्चुअली होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन विद पैसेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बीच में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। जो भी क्रीप के बेस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो इस पे ही बेस्ड आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट ही होता है कि क्रीप इज कॉज ड्यू टू डेड लोड्स ओनली। ऑप्शन होता है डेड लोड, लाइव लोड, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो क्रीप इज ऑलवेज कॉज ड्यू टू डेड लोड। याद रखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, हम देखते हैं क्या होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन स्टील एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप विद इन स्टील अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। कुछ नहीं है, क्रीप की वजह से स्ट्रेस में थोड़ा डिक्रीज आ जाता है, उस डिक्रीज होने को रिलैक्सेशन कह देते हैं। आगे हम देखते हैं फटीग। फटीग पे क्वेश्चंस आते हैं। फटीग इज नथिंग बट डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल अंडर रिपीटेटिव साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग दैट इवेंचुअली प्रोड्यूसेस फ्रैक्चर
फ्रैक्चर इज कॉल्ड फटीग। कोई भी मटेरियल है उस पर हम बार बार स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेस ज़्यादा लगा रहे हैं, तो एक टाइम आता है जो उसमें क्रैक्स इवेंचुअली डेवलप होने ही लग जाएंगे। उस स्ट्रेस लेवल को जिस पे क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं उसको फटीग कहते हैं। उस कंडीशन को फटीग कह देते हैं। फटीग की बात हो रही है तो हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नीचे हम लिखिए एंड्योरेंस लिमिट। बोथ आर लिंक्ड एक्चुअली। हम देखते हैं इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फटीग फेलियर। एक वो स्ट्रेस, किसी भी एक स्पेसिमेन है मान लेते हैं हमारे पास, उस पर हम एक इन्फिनिटेसिमल सा छोटा सा स्ट्रेस लगाई जा रहे हैं, लेकिन वो क्रैक्स डेवलप होंगे ही नहीं उस पर। वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल जिस पे क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, दैट लिमिट इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट। इस पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखें इसको। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील एंड्योरेंस लिमिट इज हाफ ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड चीज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखें। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं रेजिलियंस। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली। और जो वर्ड जो ज़्यादातर बच्चों को पता होती हैं और जिस पे से क्वेश्चन आता है, विच इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर रेजिलियंस की बात हो रही है देन वी आर टॉकिंग विद इन इलास्टिक लिमिट, एंड रेजिलियंस इज देयरफॉर इक्वेटेड एज सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। सिग्मा इज स्ट्रेस एंड e here is modulus of elasticity. Let's move on to our next property, which is toughness. Toughness and resilience are somewhat similar. The only difference is that resilience is area under stress strain curve up to elastic limit, but toughness is area under stress strain curve up to fracture. पूरी स्ट्रेस स्ट्रेन के अंडर जो एरिया है दैट इज कॉल्ड टफनेस। दोनों में डिफरेंस, ये चीज़ आप याद रखें। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं, टेनेसिटी। टेनेसिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। ओनली टेंसाइल लोड लग रहा है अगर किसी स्पेसिमेन पे, किसी मेटल पे, तो वो एबिलिटी जो रेजिस्ट करती है फ्रैक्चर को उस मेटल की, दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन आजकल अनएक्सपेक्टेड से आ जाते हैं, मे भी आ जाए, पता होना चाहिए चीज़। आगे हम देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हुक्स लॉ पर देखना, अगर हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं, आगे हम जाके सॉइल इंजीनियरिंग करेंगे, कोई भी लॉ है, कोई भी एनालिसिस है, सबसे पहला चीज़ है उसमें अजम्पशंस। अजम्पशंस आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। हम इसकी अजम्पशन देखते हैं, मटेरियल इज होमोजेनस एंड मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक एंड इलास्टिक। इसकी ये दो अजम्पशंस हैं, ये हमें हमेशा याद रखनी है, इसकी अजम्पशंस। हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हुक ने एक्चुअली कहा क्या। तो सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद इन इलास्टिक लिमिट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल देंगे, अबव लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल देंगे, अप टू इलास्टिक लिमिट बोल देंगे, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल देंगे, बट सब गलत होगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वैलिड है और इलास्टिक लिमिट के अंदर वैलिड है। ये बात आपने इसमें ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये कह रहा है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर सिग्मा एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हम देख ही चुके हैं पार्ट 1 में। आगे चलते हैं। हम देखते हैं डिफॉर्मेशंस ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। 4 केस, 4 फॉर्मूले, और यही हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ फॉर्मूले ही याद कर लें। वैसे इसकी हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे ही बना दी हैं, ये प्रॉपरली डिराइव किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको प्रॉपर
विद डेरिवेशन बताऊंगा, आप कमेंट करिए कि उसकी आपको रिक्वायरमेंट है तो उसकी अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके लिए, सिर्फ इसके लिए कि डेरिवेशन के लिए फॉर्मूले आए कैसे। सो हम केसेस एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाते हैं इनके क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टडी केस 1 in which bar is of uniform section. So this is a bar and we have applied a P force. So ये delta deformation आया इसमें इतना. It has the area of cross section A. So we very well know that from Hooke's law, stress is equal to modulus elasticity into strain, and stress is force upon area, resistive force upon area कह लें P by A is equal to E, and epsilon can be written as change in configuration divided by original configuration, delta L upon L. So from here we can calculate delta L, which comes out to be PL by AE. So for this case deformation will be PL by AE. This is very standard, इसको आप हमेशा याद रखें. Let's study case 2, deflection due to self weight. एक बार है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ उसका सेल्फ वेट है. उस केस में डिफॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ प्रिज्मेटिक बार, मतलब क्रॉस सेक्शन जिसका ऑल ओवर द बॉडी सेम है, दैट बार इज कॉल्ड अ प्रिज्मेटिक बार. तो इसमें डेल्टा होगा गामा एल स्क्वायर बाय 2E. गामा इज यूनिट वेट, और अगर मैं इसको वेट के फॉर्म्स में लिखूँ, वी कैन राइट इट एज WL अपॉन 2AE. याद रखें. लेट्स मूव ऑन टू केस 3, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट कोनिकल बार. जैसे हमने प्रिज्मेटिक बार देखा था, कोनिकल बार देखा है. फॉर्मूला चाहे आप इसका याद भी ना करें, सिर्फ प्रिज्मेटिक बार का याद रखें. याद करने की क्या चीज़ है इसमें? डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट इन कोनिकल बार इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार. दैट्स इट. ये याद रखेंगे आपको तो आपका ये केस निगलेक्ट हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. प्रिज्मेटिक बार वाला याद रखें, 1/3 कर दें, कोनिकल कर देगा. लेट्स स्टडी केस 4 which deals with the circular bar of tapering cross section. सर्कुलर बार है एक, टेपरिंग क्रॉस सेक्शन, टेपर हो रहा है मतलब उसका डायमीटर कम होता जा रहा है. यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, P अप्लाई हुआ है, ये L इसका ओरिजिनल लेंथ है. तो इसमें डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट ये आप याद रखें, 4PL अपॉन पाई D1 D2 बाई E. अगर वो पूछे कि एवरेज डिफ्लेक्शन बताएं तो आप इस बार का एवरेज डाया निकाल सकते हैं, D1 प्लस D2 बाई 2 करके D एवरेज आ जाएगा. तो उसमें हो जाएगा 4PL बाई पाई D इफेक्टिव लिख लेता हूँ मैं, स्क्वायर का E. उस पर ये डाटा हो जाएगा अगर ओवरऑल बार की पूछे एवरेज. ये तो हमने देखे थे नॉर्मल बार्स. अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट बार्स की. कॉम्पोजिट बार्स होते क्या हैं? कॉम्पोजिट बार्स हैं व्हेन टू बार्स आर जॉइंड सच दैट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इलोंगेशन इन बोथ बार इज सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक अजम्पशन मान लें, ये मान लें कि ये तो कॉम्पोजिट बार्स बनाने का हमारा मोटो ही यही होता है कि इलोंगेशन दोनों बार्स में सेम रहे. मैं आपको अभी एग्जांपल से बताता हूँ इसमें कैसे है. ये दो बार हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ई हमें पता ही है क्या होता है. अब मान लेते हैं अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा 2, विच मीन्स दैट व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी, तो हम यहाँ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. अगर टेम्परेचर वेरी करता है सो material 1 will elongate more than material 2, but since it has elongated more and the E2 has elongated less because its thermal expansion coefficient is less, therefore tendency होगी 1 की to come back and tendency होगी 2 की to move a bit forward so that the final elongation is somewhat average. इस केस से मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलोंगेट कर गया है, उस पर स्ट्रेस इंड्यूस कंप्रेसिव होगा, क्योंकि दूसरा मटेरियल उसको पीछे की तरफ खींचेगा.
वैसे ही जो ये वाला मटेरियल है इसको ऊपर वाला मटेरियल आगे की तरफ खींचेगा सो दैट दोनों की इलोंगेशन सेम हो जाए। ये फंडा है इसमें। हम देखते हैं स्ट्रेस डेवलप्ड इन वन विल बी कंप्रेसिव एंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन टू विल बी टेंसाइल। हमने अभी देखा कैसे। यहाँ फिर हमने ये लिखा है फॉर composite bars the concept that we follow is that net elongation in composite bars is same। elongation की बात करें अगर हम इसमें तो उसका फॉर्मूला होगा PL/A1 E1 प्लस A2 E2। चाहे और भी हो अगर तो A3 E3 एंड सो ऑन होता जाएगा वो। अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रेसेस निकालना चाहते हैं हर एक बार में, अगर 2 बार हैं तो उसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव हो सकता है ये मैंने डायरेक्टली इसे लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये चीज़ डिराइव करो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो P1 हेयर विल बी इक्वल टू A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। सिमिलरली P2 होगा A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। सिंपल एज दैट। फॉर्मूले याद रखने ज़रूरी हैं। एक स्टार मार्क करके लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम कॉपर एंड स्टील। थर्मल कोफिशिएंट एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर स्टील का होता है। पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। आगे हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ते हैं। थर्मल स्ट्रेसेस एज द नेम सजेस्ट थर्मल है तो वी हैव टू डील विद टेम्परेचर। स्ट्रेस डेवलप्ड इन बार अंडर चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेसेस। सिंपल। एक बार है ए अल्फा एल, ये डेल्टा उसमें इलोंगेशन हुआ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा इसमें क्या होगा एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन द टेम्परेचर। एंड ऑल्सो सिग्मा हेयर कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड, यहीं से निकाल सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। जैसे डेल्टा इज यहाँ से निकाला जा सकता है, डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी। सो इफ यू टेक एल हेयर, डेल्टा एल बाय एल इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस कम्स आउट टू बी स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन कैन बी रिटन एज स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हेयर इसको यहाँ ले जाएंगे तो यही फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर तो बार कोई भी है और उस पर स्ट्रेस लग रहा है, जैसे थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट वो फिक्स नहीं है कहीं पे भी, कहीं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, कहीं से भी फिक्स नहीं है, तो उस पर कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। स्ट्रेस इंड्यूस तभी होगा ना जब वो कहीं फिक्स होगा, जब उस पर कोई रेजिस्टेंस लगेगी किसी टाइप की। अगर वो फ्री है, फ्री टू मूव है, तो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। ये बात आप याद रखें ज़रूर। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो से क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर आता है। हम देखते हैं पॉइजन्स रेशियो को हम डिनोट करते हैं म्यू से या 1/m से। म्यू सबको पता होता है, 1/m से भी किया जाता है इसको। होता क्या है पॉइजन्स रेशियो? इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। फॉर्मूला अगर देखें उसका तो नेगेटिव लगता है इसमें, नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। कोई भी एक मटेरियल है, मान लेते हैं पेंसिल ही है, इसको अगर मैं दोनों एंड से पुल करता हूँ तो एक टाइम आएगा जब इसका यहाँ से ये डायमीटर कम होने लगेगा। ये लेंथ तो बढ़ रही है, ये वाली लेंथ बढ़ रही है, लेकिन ये कम होता जाएगा। तो ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, ये जो यहाँ से कम हो रही है लेटरल स्ट्रेन हो गया, और ये एक्सियल स्ट्रेन है। क्योंकि लेटरल स्ट्रेन कम हो रहा है इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं, सो दैट नेगेटिव बाद में हमें पॉजिटिव दे दे, सो दैट पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे नेगेटिव लगाने का। हम देखते हैं पॉइजन्स रेशियो की रेंज क्या होती है। रेंज ब्रॉडली इसकी रेंज होती है -0.5 से 0.5 अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, बट फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स इट इज़ 0 to 0.5। कुछ
इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पोइसॉन्स रेशियो। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये सारी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से पूछते हैं एग्जाम्स में। कंक्रीट की पूछते हैं, स्टील की पूछते हैं, कॉर्क की पूछ लेते हैं, और कास्ट आयरन की पूछ लेते हैं कभी कभी। देखते हैं हम। कॉर्क की है 0, कंक्रीट की 0.1 से 0.2, एल्यूमिनियम की 0.33, स्टील की 0.27 से 0.3, परफेक्टली इलास्टिक रबर 0.5, ये आप ज़रूर याद रखें। मेटल्स की 0.25 से 4.4 तक वैरी करती है, एंड कास्ट आयरन की 0.2 से 0.3, और रबर की 0.45 से 0.5। परफेक्टली इलास्टिक इसलिए लिखा था क्योंकि इसकी मैक्सिमम होती है। सिग्निफिकेंस देखते हैं हम पॉइसॉन्स रेशियो का। हम एक्चुअली इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जैसे कॉक है, कॉक अगर आपने वाइन की बोतल देखी हो तो वाइन की बोतल के ऊपर कॉर्क लगा होता है। वो कॉर्क हम क्यों लगाते हैं? अब वाइन की बोतल फ्रिज में भी रखी जा सकती है, बाहर भी रख देते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस ये भी हो सकता है कि अगर हम कोई और मटेरियल यूज़ करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो एक्सपैंड भी कर सकता है इन लेटरल डायरेक्शन। अगर वो कर गया एक्सपैंड, देन ऑब्वियसली द वाइन बॉटल विल ब्रेक, इट विल शैटर। इसलिए कॉक यूज़ किया जाता है क्योंकि वो एक्सपैंड करता ही नहीं, ना वो एक्सपैंड करता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सिग्निफिकेंस है पॉइसॉन्स रेशियो का प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो। लास्ट टॉपिक देखते हैं हम आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हमारे पास 3 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, 4 हैं वैसे तो, ई, जी, के एंड म्यू। म्यू भी एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं, ई तो हमें पता ही है क्या होता है, हम देखते ही आ रहे हैं। ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी इज शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड के इज बल्क मॉडुलस। फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, एंड ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि वो इन दोनों से ही ड्राइव हो जाते हैं। आप इस दोनों को इक्वेट कर दें, वहाँ से जी में के टर्म्स में निकाल लें, म्यू की टर्म्स में निकाल लें, फॉर्मूले बन जाते हैं बहुत ईजीली। अगर 2 याद करके 2 ड्राइव हो रहे हैं तो 4 हमें क्यों याद करने, इसलिए मैंने वो नहीं लिखे, ताकि आप ये 2 याद कर लें और इसी से ड्राइव कर लें। सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता ड्राइव करने में। नोट करके मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं। फर्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ये कह रहा है फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड आर 2। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ऑर्थोट्रोपिक 9, फॉर एनाइसोट्रोपिक इट्स 21। ये 2 आया कहाँ से? बेसिकली 2, 9, 21 ये सारी वैल्यूज आती हैं स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बना के। हुक्स लॉ का जब प्रॉपर मैट्रिक्स बनाया जाता है उससे ये निकलते हैं कि किस टाइप ऑफ मटेरियल के लिए कौन से मैट्रिक्स में कौन से प्लेसेस पे ये जो सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो आते हैं। उसको काउंट करके 21, 9 और 2 वाले कांस्टेंट हमारे पास आए हैं। होमोजेनस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 2 हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 हैं, और एनाइसोट्रोपिक के लिए 21 है। याद रखें। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे सम अप करते हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी ख़त्म हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ की होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब हम वो MCQ वाली वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगी। उसमें प्रीवियस ईयर के भी होंगे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो भी होंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगी। काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते। आप बेल आइकन प्रेस करिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।